बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इनफर्टिलिटी और एंडोमेट्रियोसिस। स्टार्ट करते हैं पहले सब फर्टिलिटी के क्वेश्चन। सब फर्टिलिटी कब लेबल करती है? इनएबिलिटी टू कंसीव आफ्टर 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसको बोलते हैं सब फर्टिलिटी। आगे ये प्राइमरी होता है, सेकेंडरी हो सकता है। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंफर्म सवाल आता है और एमसीक्यूज आते हैं। तो सब फर्टिलिटी का केस आ गया है। सपोज एक कपल आया आपके पास, ओके, तो सब फर्टिलिटी का केस है, तो आपने कैसे अप्रोच करना है? सबसे पहले आपने हिस्ट्री पूछनी है, हिस्ट्री में क्या क्या पॉइंट्स है वो आपने नोट करने हैं। नंबर 2 जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है। नंबर 3 जो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होती है सब फर्टिलिटी में, वो आपने मेल इन्वेस्टिगेशन करानी होती है, जो कि सीमन फ्लूइड एनालिसिस होता है, सीमन एनालिसिस। फिर आपने फीमेल पर मूव करना होता है, सही हो गया। फिर आपने ओवेरियन रिजर्व्स को चेक करना होता है, ओके। टेस्ट फॉर अकरेंस ऑफ ओव्यूलेशन है, ट्यूबल पेटेंसी को चेक करना है, ओके। यूट्राइन एब्नॉर्मेलिटीज को देखना है। अब इन सारी इन्वेस्टिगेशंस को हम सारा देखेंगे। सबसे पहले अगर कोई कपल आया आपके पास इनफर्टिलिटी के साथ, तो आपने क्या करना है? हिस्ट्री पूछनी है, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे आना है। हिस्ट्री में जो मेल के क्वेश्चन डिफरेंट है, फीमेल के क्वेश्चन डिफरेंट है। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है सब फर्टिलिटी का, वो होता है एज। तो एज फीमेल की भी पूछनी है और मेल की भी पूछनी है, तो ये दोनों में सिमिलर है। अगला पॉइंट है लेंथ ऑफ द टाइम स्पेंड फॉर द प्रेगनेंसी, कितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, ये दोनों में कॉमन है, मेल और फीमेल दोनों में है। नंबर 3 एनी प्रीवियस प्रेगनेंसी, ये भी मेल और फीमेल दोनों में क्वेश्चन कॉमन आएगा, सही हो गया। ओके। मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, ये सब में कॉमन है। कोइटल फ्रीक्वेंसी, ये भी दोनों में कॉमन होती है। अब हम आ जाते हैं फीमेल के अंदर। फीमेल की हिस्ट्री में जो स्पेसिफिक क्वेश्चन आने हैं वो है जनरल गायनाकोलॉजिकल हिस्ट्री लेनी है, ओके। पीआईडी की हिस्ट्री लेनी होती है। इसके अलावा प्रीवियस फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है, सर्वाइकल स्मेयर है, थायराइड डिसऑर्डर को जरूर देखना होता है। इसके अलावा साइंस ऑफ एंड्रोजनिज्म, फॉर एग्जाम्पल एक्ने, हिर्सुटिज्म, जो कि आपको पीसीओएस में देखने को मिलता होता है। मेल्स के अंदर आपने मम्स, मीजल्स की हिस्ट्री पूछनी है, टेस्टिकुलर ट्रॉमा और सर्जरी ऑफ टेस्टिस का पूछना है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर, ओके। सब फर्टिलिटी के अंदर सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो एसएफए होता है, सीमन फ्लूइड एनालिसिस। और अगर अब्नॉर्मल आ जाए तो आपने 3 महीनों के बाद दोबारा आपने क्या करना होता है? वापस दोबारा कराना होता है, सही हो गया, ओके। इस पर रिलाई आपने नहीं करना होता, ठीक हो गया, ओके। तो सबसे पहले आपने कराना सीमन फ्लूइड एनालिसिस। अब सीमन फ्लूइड एनालिसिस की कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ओके। वो कौन कौन से हैं? सीमन का वॉल्यूम है, स्पर्म की कंसेंट्रेशन है, स्पर्म का नंबर है, फिर मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, वाइटैलिटी और पीएच आ जाती है। अब ये पैरामीटर्स तो आपने रट्टा मारने हैं, इनकी वैल्यूज मैं आपको बता देता हूँ। जो आपने लोअर रेफरेंस, लोअर लिमिट है, वो आपने याद रखनी है। तो आपने ये इमेजिन करना है कि सपोज सीमन से भरी हुई एक 1.5 लीटर की बोतल है, 1.5 लीटर, इसको बोलते हैं 1.5, तो 1.5 ml आपका सीमन वॉल्यूम होता है, ओके। फिर 1.5 को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो 15 आ जाएगा, 15 मिलियन पर एमएल ये स्पर्म की कंसंट्रेशन होती है। फिर स्पर्म का नंबर, और स्पर्म का नंबर 5 और 1 6 होते हैं, और 3 और 9 12 होते हैं। पता नहीं मैंने कैसे बनाई है, लेकिन 39 होता है। इसके बाद आती है, ओके, मोटिलिटी। मोटिलिटी को मैंने ऐसे रट्टा मारा हुआ था कि मोटिलिटी को एम बनाओ, एम एम में 3 डंडे आ रहे हैं ना, 1 2 3, और दरमियान में 2 स्पेसेस आ रही है, तो 3 और 2, मोटिलिटी क्या हो जाएगा? मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी को लिखते हैं MORF, मॉर्फ। तो मॉर्फ में कितने स्पेलिंग आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, तो मॉर्फ आ जाएगा। वाइटैलिटी को 58 है, और पीएच 7.2 है, ये रट्टा मार लेना, ठीक हो गया। तो ये एसएफए आ जाएगा। अब सीमन फ्लूइड एनालिसिस के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस होती है? ओके, सीमन फ्लूइड एनालिसिस के लिए आपने क्या करना होता है? आपने पहले 48 से लेकर 96 आवर की आपने एब्सटिनेंस करनी होती है, ओके। यानी कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स या मास्टरबेशन नहीं करनी होती। नंबर 2, ओके, तो नंबर 2 वॉश पीनस एंड हैंड्स, तो आपने सोप से पीनस को, हैंड्स को वॉश करना होता है, ब्लैडर को एम्प्टी करना होता है, ओके, ताकि यूरिन वाले कोई सैंपल ना आ जाए, ओके। कंप्लीट इजैकुलेट करना होता है, ओके, सही हो गया। और आपने जो 1 आवर के अंदर आपने उसकी एनालिसिस करनी होती है, सही हो गया। जो सीमन का सैंपल है वो मास्टरबेशन से कर सकते हैं, या सिलिकॉन या सेक्सुअल इंटरकोर्स विद सिलिकॉन कंडोम, सही हो गया। इसके साथ ही आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हो, तो ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। और अगर एब्नॉर्मल आ जाए तो आपने क्या करना होता है? 3 महीनों के बाद दोबारा कराना होता है टेस्ट, सही हो गया। आगे प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, अगर किसी की मोटिलिटी कम हो, स्पर्म्स की मोटिलिटी कम हो, मोटिलिटी स्पर्म्स की मोटिलिटी कम हो, तो उसको बोलते हैं एस्थिनोजोस्पर्मिया। मॉर्फोलॉजी खराब हो उसको टेराटोजोस्पर्मिया कहते हैं, और स्पर्म का नंबर कम हो तो उसको ओलिगोस्पर्मिया कहते होते हैं। सबसे पहले आपने एसएफए करा लिया, सीमन फ्लूइड एनालिसिस। नंबर 2 आपने फीमेल इन्वेस्टिगेशन करानी है। फीमेल इन्वेस्टिगेशन में ब्लड हार्मोनल प्रोफाइल है। हार्मोनल प्रोफाइल में आप एलएच एफएसएच कराओगे, ताकि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस को देखा जा सके, ओके। ये हम ओव्यूलेशन को देखने के लिए। बाकी मिड लूटियल प्रोजेस्टेरॉन 21 डे पे करते हैं, ताकि ओव्यूलेशन को कंफर्म किया जा सके। ओवेरियन रिजर्व को देखने के लिए 2 हार्मोन्स होते हैं, एक एंटी मुलिन हार्मोन और दूसरा एंट्रल फॉलिकुलर काउंट, ओके। ये ओवेरियन रिजर्व्स के लिए होते हैं। बाकी टीएफटी, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन लेवल हम कराते होते हैं इन केस ऑफ इरेगुलर साइकिल्स। इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग करेंगे, क्लैमिडिया की टेस्टिंग करते हैं, और बाकी वही हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी और रूबेला की करेंगे, ओके। और ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है ट्यूबल असेसमेंट करना, ओके। ट्यूबल पेटेंसी चेक करना, क्योंकि फीमेल में जो ओव्यूलेटरी डिजीज़ है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होता है वो पीसीओएस है, और
फैलोपियन ट्यूब को आपने चेक करना है, वहाँ पे साल्पिंजाइटिस हो सकता है। तो फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को चेक करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है वो हिस्टीरोसाल्पिंजोग्राफी होती है यूजिंग एक्स-रे। नंबर 1 ये रट्टा मारना है। नंबर 2 हिस्टीरियो कंट्रास्ट सोनोग्राफी। नंबर 2 हिस्टीरो कंट्रास्ट सोनोग्राफी। नंबर 3 3D हिस्टीरो कंट्रास्ट सोनोग्राफी। सबसे इंपॉर्टेंट आपने जो रट्टा मारना है वो है कीमो परट्यूबेशन, इन्वेसिव लैप्रोस्कोपिक कीमो परट्यूबेशन, जिसको डाई टेस्ट कहते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड होता है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हिस्टीरोसल्पिंजोग्राफी होती है। गोल्ड स्टैंडर्ड ये वो होती है इन्वेस्टिगेशन जो आपको यूजुअली अवेलेबल नहीं होती, काफ़ी इन्वेसिव टेस्ट होता है, ठीक हो गया, ओके, लेकिन 100% रिजल्ट देती होती है। बाकी हिस्टीरोस्कोपी है। जो इंपॉर्टेंट रट्टा मारना है वो हिस्टीरोसाल्पिंजोग्राफी है और इन्वेसिव लैप्रोस्कोपिक कीमो परट्यूबेशन है। बाकी हिस्टीरो कंट्रास्ट सोनोग्राफी में रट्टा मार सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं ओके मैनेजमेंट के अंदर। अब आपको बताया था कि मोस्ट कॉमन जो काज होता है फीमेल सब फर्टिलिटी का वो होता है आपका पीसीओएस होता है। पीसीओएस का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है? पीसीओएस के अंदर आपने रट्टा मार लेना। पीसीओएस में आपको क्लिनिकल या बायोकेमिकल हाइपर एंड्रोजिनिज्म चाहिए होता है, ओलिगोमेनोरिया एमेनोरिया चाहिए और अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरीज चाहिए और ओवेरियन स्ट्रोमा में ज़्यादा चाहिए। सही हो गया। अब इनका नंबर आप बुक से तैयार कर लेना। अब इसकी मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज को ठीक करने के लिए आपने सीओसीपी साइक्लिकल ओरल प्रोजेस्टेरोन देते होते हैं। सब फर्टिलिटी के लिए मेडिकल थेरेपी में क्लोमिफेन एफएसएच देते हैं। सर्जरी में लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग है। ओबेसिटी में डाइटरी मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन आ जाएगा। ओके इसके बाद है ट्यूबल असेसमेंट। अभी हमने पढ़ा था कि ट्यूब को कैसे चेक कर सकते हैं। हिस्टीरोसाल्पिंजोग्राफ कर सकते हैं, कीमो परट्यूबेशन कर सकते हैं, हिस्टीरो कंट्रास्ट सोनोग्राफी कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्यूब ब्लॉकेड हो गई है तो आपने इसको मैनेज करना है। अगर ब्लॉकेड एट द लेवल ऑफ यानी अगर प्रोक्सिमल लेवल पे ब्लॉकेड है जिसको बोलते हैं कॉर्नियल ब्लॉक, तो आपने इनिशियल स्टेप पे क्या करना है? हिस्टीरोस्कोपिक कैनुलेशन पास करनी है, बाद में लैप्रोस्कोपिक कीमो परट्यूबेशन करना होता है। डेफिनेटिव स्टेप आपका आईवीएफ होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। सही हो गया। अगर मिड सेगमेंटल लेवल पे है तो ट्यूबल माइक्रो सर्जरी करनी होती है। ओके और अगर डिस्टल लेवल पे ब्लॉकेड है तो आपने अगर माइल्ड ब्लॉक है तो आपने क्या करना होता है? फिब्रियोप्लास्टी करनी है। सीवियर ब्लॉक में आईवीएफ करना होता है। ईज़ी करके बताऊँ, कॉर्नियल ब्लॉक में भी आईवीएफ करते हैं, डिस्टल वाले में भी आप क्या करते हो? आईवीएफ करते हो। बस मिड सेगमेंटल लेवल में आप माइक्रो सर्जरी करते होते हैं। ओके क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। फीमेल ऐसा फर्टिलिटीज में आई है। ओके इनफर्टिलिटी क्लिनिक में आई है। इरेगुलर साइकिल है, दैट मींस पीसीओएस है, तो आपने इसकी कैसे मैनेजमेंट करनी होती है? सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करा लेंगे, हार्मोनल प्रोफाइल, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, मेल में सीमेन एनालिसिस करेंगे। ओके अब सब फर्टिलिटी की मैनेजमेंट बता रहे हैं। मेडिकल थेरेपी क्या करेंगे? ओव्यूलेशन इंडक्शन कर सकते हैं। ओके क्लोमिफेन से एफएसएच से इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कर सकते होते हैं। ओके प्लस एफएसएच है। डोनर इंसेमिनाइजेशन कर सकते हैं, यानी इंट्रा यूट्राइन है या डोनर इंसेमिनेशन है कि डोनर का स्पर्म लिया। आईवीएफ कर सकते हैं या डोनर एग किसी और से डोनर एग लिया, ये एक सी कर सकते हैं अगर स्पर्म काफ़ी कम है। सर्जरी में और ऑपरेटिव लैप्रोस्कोपी है टू ट्रीट एंडोमेट्रियोसिस या किसी और चीज़ को ठीक करने के लिए। बायोमेक्टमी कर सकते हैं इन केस ऑफ अगर फाइब्रॉइड है। ट्यूबल सर्जरी कर सकते हैं। ओके और लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग है, यानी ओवरी के लिए ओवेरियन ड्रिलिंग है। ट्यूबल सर्जरी करेंगे ट्यूबल ब्लॉकेट के लिए, लाइक आप वही कॉर्नियल ब्लॉक वगैरह था, ट्यूबल माइक्रो सर्जरी था। मायोमेक्टमी यूट्रस के लिए करते हैं। ओके सही हो गया। इसके बाद व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोमिफेन? क्लोमिफेन करते क्या है? क्लोमिफेन ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में, और ये ईस्ट्रोजन के फीडबैक लूप को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से गोनाडोट्रोपिन प्रोड्यूस होगे, वो आगे ओवरी को स्टिमुलेट करेगी और ज़्यादा फॉलिकल्स की रिक्रूटमेंट होगी। अगर क्लोमिफेन रेजिस्टेंस है तो आप मेटफॉर्मिन इस्तेमाल कर सकते हो, आप एरोमेटेस इनहिबिटर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इंजेक्टेबल गोनाडोट्रोपिन इस्तेमाल कर सकते हैं, या लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग है। एमएजी इस्तेमाल करनी है। मेटफॉर्मिन होता है एरोमेटिस और गोनाडोट्रोपिन्स है, या लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग आ जाएगा। अब स्टेप्स ऑफ आईवीएफ साइकिल। आईवीएफ साइकिल इंपॉर्टेंट है। आईवीएफ साइकिल में सबसे पहले क्या करते हैं? जीएनआरएच एगोनिस्ट से उसके अपने पिट्यूटरी डाउन रेगुलेट करते हैं, क्योंकि हम बाहर से देंगे। फिर दूसरा ओवेरी को स्टिमुलेट करेंगे और मॉनिटर करेंगे 2 वीक्स पर। फिर हम बीटा एससीजी का ट्रिगर देंगे ताकि ओव्यूलेशन हो जाए। फिर हम अंडे जमा करेंगे, एग कलेक्शन करेंगे, फिर इंसेमिनेशन करेगी, एक्सी करेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन चेक करेंगे। डे 1 पर एम्ब्रियो चेक करते हैं, 2 से लेकर 5 दिन में एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे अल्ट्रासाउंड गाइडेड। फिर ल्यूटियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे 2 वीक्स पर प्रोजेस्टेरोन के जरिए, और प्रोजेस्टेरोन टेस्ट कराएंगे। तो सबसे पहले जीएनआरएच से ब्लॉक किया, ओवरी को स्टिमुलेट किया, बीटा एससीजी का ट्रिगर दिया। ओके एग की कलेक्शन किया, इंसेमिनेशन किया, फर्टिलाइजेशन आपने किया। ओके एम्ब्रियो को कल्चर किया, फिर आपने एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया, फिर आपने ल्यूटियल सपोर्ट प्रोवाइड किया, प्रेगनेंसी टेस्ट किया। अगर पुअर सीमेन एनालिसिस है तो आपने 3 महीनों के बाद टेस्ट कराना होता है, क्योंकि वायरल इंसल्ट्स की वजह से आपको एब्नॉर्मल फाइंडिंग मिल सकती है। ओके या सर्जिकल स्पर्म्स रिट्रीवल कर सकते हैं। ओके सही है। और स्पर्म का ट्रांसफर। ओके अभी हम यहाँ पे बता रहे हैं सर्जरी या इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट। अगर माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया है, मतलब 10 से लेकर 15 मिलियन है, 15 मिलियन से कम है, 10 से लेकर 15 है, तो आपने इसमें क्या करना है? आईयू इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करना और एफएसएच देना होता है। अगर मॉडरेट है तो आईवीएफ, और अगर सीवियर है तो आपने एक्सी करनी होती है। सही हो गया। ओके
इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन आईवीएफ और ICSI आ जाएगा। इसके बाद एंडोमेट्रियोसिस है। एंडोमेट्रियोसिस के अंदर क्या होता है, जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है वो आउटसाइड द यूट्रस होता है, मोस्ट कॉमन साइट ओवरी में होता है। इसका ट्रायड टर्टा मारना है। वह सेकेंडरी डिस्मेनोरिया लाइक साइक्लिकल ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट पेन होता है, 30 ईयर्स के बाद देखने को मिलता है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग होता है, डिस्पेरोनिया और इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है। इनफर्टिलिटी की वजह से नलिपैरिटी होती है, यूट्रस की पोजीशन फिक्स्ड होती है, रेट्रोवर्टेड होती है, डीप सीटेड पैल्विक पेन होता है, फर्म फिक्स्ड एडिनिक्सल मैस होता है जिसको एंडोमेट्रियोमा वगैरह कहते हैं, और जो यूट्राइन लिगामेंट है उसकी टेंडरनेस आपको देखने को मिल सकती है, कर्ल डी सैक आपको फील होगा रेक्टोवेजाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। ओके, तो पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है, कंसीव नहीं कर पा रही है, चॉकलेट सिस्ट है, दैट मींस एंडोमेट्रियोसिस है। अब एंडोमेट्रियोसिस की बहुत सारी थ्योरी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है सैमसन थ्योरी, रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। इसके अलावा मेयर्स की मेटाप्लास्टिक थ्योरी है, हेल्बन की लिम्फेटिक स्प्रेड है, और डिमोस्की की इम्पेयर्ड इम्यूनिटी है। ओके, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, सबसे पहले ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करोगी, वहाँ पे किसिंग ओवरी या चॉकलेट सिस्ट आपको देखने को मिलेगी। लैप्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है, जबकि गोल्ड स्टैंडर्ड हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन है। लैप्रोस्कोपी में मैच स्टिक क्लियर मिलती है, बाकी एमआरआई कर सकती है, बायोमार्कर लाइक CA-125 चेक करेंगे। ओके, अब ट्रीटमेंट के अंदर मेडिकल थेरेपी है। मेडिकल थेरेपी में अगर पेन हो रहा है तो आप एनसेड दोगे या COCP दे सकते हैं, अगर माइल्ड पेन है, अगर सीवियर पेन है तो आप LNG IUS दे सकते हैं, डिपोर्ट मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन या फिर GnRH एगोनिस्ट दे सकते हैं विद HRT। अगर इनफर्टिलिटी का तो आपने क्लोमिफेन फॉलोड बाय इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन करना होता है। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन हमने माइल्ड वाले में भी पढ़ा था। डेफिनेटिव ओके, और सीवियर डिजीज में आप IVF करते हैं। सर्जरी में क्या होगा, ओके, सर्जरी में जो डेफिनेटिव सर्जरी और टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी प्लस बायलैटरल साल्पिंजोफ्रेक्टमी है, लेकिन अगर फर्टिलिटी को स्पेयर करना है तो आपने ड्रेनेज करनी है, LED से, लेजर से, एक्सियन से या डायाथर्मी से। ओके, सही हो गया। इसके बाद GnRH एनालॉग्स होती है। GnRH एनालॉग्स इनिशियली शुरू में तो LH FSH को बढ़ा देते हैं, लेकिन बाद में कम कर देते हैं ड्यू टू डाउन रेगुलेशन ऑफ GnRH रिसेप्टर्स। ओके, सही हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं इनफर्टिलिटी ड्यू टू एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस कैसे इनफर्टिलिटी करवाता होता है, उसकी बहुत सारे मैकेनिज्म है। आप ओवरी को खराब कर सकता है, ट्यूब को खराब कर सकता है, कोइटल फ्रीक्वेंसी को खराब कर सकता है, स्पर्म्स को खराब कर सकता है, अर्ली प्रेगनेंसी फेल्योर करा सकता होता है। ओके, अब ओवरी की डिसफंक्शन कैसे हो सकता है, नंबर 1 प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा काफ़ी सारे होते हैं तो वो ल्यूटियोलाइसिस करवा देते हैं। ओके, नंबर 2 oocyte की मैच्योरेशन को oocyte की मैच्योरेशन खराब कर देता है, oocyte मैच्योरेशन डिफेक्ट हो सकते हैं। ओके, नंबर 3 एंडोक्राइनोपैथीज हो सकती है। नंबर 3 ल्यूटिनाइज अनरप्चर्ड फॉलिकल सिंड्रोम हो सकता है। नंबर 5 प्रोलैक्टिन की रिलीज नहीं हो सकती, एनोव्यूलेशन हो सकती है। ट्यूब के अंदर ये फिम्ब्रियाई की पिकअप को इनहिबिट कर देगा या मोटिलिटी को खराब कर देगा। कोइटस में डीप डिस्परोनिया होगा जिसकी वजह से कोइटल फ्रीक्वेंसी कम होगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी जो स्पर्म को इनएक्टिवेट कर देगी, या मैक्रोफेजेस होगी वो स्पर्म्स को खा जाएगी, या अर्ली प्रेगनेंसी लॉस होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूटियोलाइसिस भी करा रहे थे, इम्यूनिटी की वजह से, ओके, इम्यूनिटी स्पर्म्स को भी मार रही थी, या ल्यूटियल फेज की डेफिशिएंसी की वजह से, जो ल्यूटियोलाइसिस प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा की वजह से होता है। एडिनोमायोसिस के अंदर यूट्रस का साइज बड़ा होगा लेकिन 12 हफ्तों से कम का यूट्रस होगा। इसमें भी स्कैंडल डिस्मेनोरिया होता है लेकिन इसमें हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। इसकी डेफिनेशन है एंडोमेट्रियल टिश्यू विद इन द मायोमेट्रियम। तो इसमें भी स्कैंडल डिस्मेनोरिया होता है, डिस्पैरोनिया होता है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है और मल्टीपैरिटी वाली फीमेल आपको देखने को मिलती है। अब इसमें ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराओगे, इसमें भी शायद किसिंग ओवरी मिल सकती होती है। एमआरआई इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है। अब इसके ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, ट्रीटमेंट में है कि लॉन्ग एक्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करते हैं। अब लॉन्ग एक्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव कौन से होते हैं, जो रिवर्सिबल भी होते हैं। ओके, प्रोजेस्टेरोन इम्प्लांट हो गया, डिपोर्ट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है, LNG IUS और कॉपर IUCD। शॉर्ट टर्म में GnRH एनालॉग्स दे सकते होते हैं। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी आपने करनी होती है। सही हो गया, ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद है फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन फॉर ट्यूबल पेटेंसी, हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड लैप्रोस्कोपिक कीमो परट्यूबेशन होता है। अगर सीवियर ओलिगोस्पर्मिया तो आपने ICSI कराना होता है। और नॉर्मल स्पर्म काउंट कितनी होती है, स्पर्म काउंट वैसे 15 मिलियन होती है। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन फॉर एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस में साइक्लिकल नॉन कॉलिकी पेन देखने को मिलता है, डिस्पेरोनिया होता है, इनफर्टिलिटी होता है, स्कैंडल डिस्मेनोरिया होता है तो लैप्रोस्कोपी करनी होती है। ओके, गोल्ड स्टैंडर्ड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है। कॉज ऑफ एसाइटिस आफ्टर IVF तो विद इन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। और प्रेगनेंसी रेट पर साइकिल विद क्लोमिफेन सेट रेट तो वो 10 से लेकर 15% होता है। ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमने अच्छे से फिनिश कर लिया।